हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले एम करीम के चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट कह रहा है इफ फोर्स टाइम एंड लेंथ आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन पावर एंड मास। मतलब इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि फोर्स टाइम एंड लेंथ इन तीनों को आपको कहा जा रहा है कि भाई आप मानिए कि ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है, पहला तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आपको निकालना है, दूसरा उसके बाद पावर का डायमेंशन निकालना है और उसके बाद मास का डायमेंशन निकालना है। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब याद कीजिए, अब तक हम लोगों ने जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला है क्वेश्चन नंबर 16 तक में, तो क्या होता था, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया फोर्स का डायमेंशन हम लोग लिखते थे भाई mlt-2। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग क्या करते थे, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके टर्म में लिखते थे, उसके टर्म में लिखते थे। क्वेश्चन में वहाँ पर मेंशन तो नहीं किया रहता था कि भाई आप फोर्स का डायमेंशन लिखिए जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके टर्म में, ऐसा तो नहीं। वो नोन रहता था कि आपको डायमेंशन लिखना ही है जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके टर्म में लिखना है। क्लियर है? चलिए, लेकिन अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑलमोस्ट सब सारे एक कंसेप्ट के क्वेश्चन है, तो समझिएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि भाई अब आपको वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानना है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप इन तीनों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानिए। किसको किसको? फोर्स, टाइम और लेंथ को। और अब इसको मानते हुए आप इन तीनों का डायमेंशन निकालिए। क्लियर बात है? तो अब भाई तो इसका मतलब यह है कि सरफेस टेंशन का अब हम जो डायमेंशन निकालेंगे वो किसके किसके फॉर्म में निकालेंगे? फोर्स, टाइम और लेंथ के फॉर्म में निकालेंगे। चूंकि हम डायमेंशन हमेशा जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसी के टर्म में निकालते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे फोर्स, टाइम और लेंथ कहा गया है। क्लियर है? चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन, सरफेस टेंशन, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो हम कोई फॉर्मूला याद करते हैं। तो हालांकि सरफेस टेंशन का डायमेंशन हम लोग पहले भी निकाले हैं इसके पहले के क्वेश्चन में, तो वहाँ भी फॉर्मूला आपको बताए थे। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होगा तो आप फोर्स का डायमेंशन लिखिए तो फोर्स का डायमेंशन F हो गया, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन L, तो हो गया ये। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। F/L आप इसको FL-1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आप इसको और ज़्यादा, चूंकि फंडामेंटल यही 3 है तो आप इसको FL-1 और T का पावर 0 लिख सकते हैं। क्लियर है सिचुएशन? ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। चूंकि यही 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसी का टर्म में सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखना था, लिख दिए। क्लियर है? चलिए अब पावर का निकालते हैं। क्लियर होते चला जाएगा। देखिए पावर का डायमेंशन हम निकाल रहे हैं, तो पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब वर्क का डायमेंशन लिखिए और टाइम का डायमेंशन लिखिए। वर्क डन पर यूनिट टाइम हो गया पावर। तो वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू लेंथ हुआ और डिवाइडेड बाई टाइम, तो टी हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए क्या हो गया इसका डायमेंशन, FL और T ऊपर गया तो FLT-1, ये FL और T के टर्म में लिख दिए पावर का डायमेंशन। क्लियर है? चलिए अब मास का डायमेंशन देखिए। मास का डायमेंशन कैसे सोचेंगे? तो अगेन आपको मास का डायमेंशन के लिए क्या कोई फॉर्मूला याद करना होगा जहाँ पे मास आ रहा हो, और साथ ही साथ हम लोगों का टारगेट होगा कैसे सोचते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। और हमारा टारगेट होगा कि हम कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिसमें ये फोर्स, टाइम, लेंथ वगैरह भी आ रहा हो। तो डायरेक्ट आपका ध्यान जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F=ma पे। ये न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों ध्यान जाएगा? क्योंकि मास का डायमेंशन हम लोगों को निकालना है। फोर्स ऑलरेडी दे दिया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी आप मान लीजिए, मतलब फोर्स को वैसे ही F ही रहने देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? LT-2, जैसे हम पहले देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पर T भी आ रहा है, T भी फंडामेंटल है, तो कुछ आसान है, L भी फंडामेंटल है, वहाँ से निकल जाएगा। इतना सोच लिए। तो अब देखिए ये क्या होता है हमारे पास, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, सबका डायमेंशन ले लेते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन F हो गया, मास का डायमेंशन हमको निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 हो गया, इसलिए मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाई LT-2, ये हो जाएगा FL-1 T²। क्लियर है? तो FL और T के टर्म में आपका मास का डायमेंशन निकल गया F का। क्लियर स्टूडेंट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है स्टूडेंट? इफ फोर्स एंड मास एंड लेंथ
आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है फोर्स, मास एंड लेंथ। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कहा गया कि अब इस क्वेश्चन के लिए आप मानिए कि ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है आपके पास, फोर्स, मास और लेंथ। तब आपको वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और दोनों तरीका इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो जानना ज़्यादा जरूरी है। क्यों, वहाँ पे हम बताते हैं। पहले मेथड 1 से आप समझ लेते हैं। जैसे इस तरह के ये आप स्टेप से हम लोग सॉल्व किए हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है तो भाई अगेन कोई फॉर्मूला आपको चाहिए। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है, यही ना होता है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, तो डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ इसका डायमेंशन एल हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम का डायमेंशन टी हो गया। क्लियर है? तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक तो है। इसको आराम से लिख देते हैं LT-1, तो ये मेरा आंसर हो गया। नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको टाइम जो है ये नहीं दिया गया है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये तो नहीं दिया गया है टाइम। क्लियर है? चलिए, मतलब कि आपको अब इस टाइम को हटाना पड़ेगा। आपको फाइनली वेलोसिटी का डायमेंशन आपको लिखना है एफ, एम और एल के टर्म में ही। क्लियर है? तो चलिए इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मतलब हम लोग को अब करना होगा कि टाइम को हटाना होगा, तो अगेन कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला सोचना होगा जहाँ पे टाइम भी आ रहा हो, फोर्स, मास, लेंथ वगैरह ऐसा कुछ आ रहा हो। तो देखिए अगेन ध्यान जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल्स टू एम ए पे फिर से ध्यान जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन पे। क्यों ध्यान जाएगा? क्योंकि देखिए इस मास एक्सेलरेशन ये क्या हो गया, एफ एम एक्सेलरेशन का LT-2, ठीक है। तो यहाँ देखिए एफ, एम, एल ये तीनों का तीनों इस क्वेश्चन में दे दिया गया, फंडामेंटल है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, और T-2 जो बच गया तो यहाँ से टाइम को हम लिख देंगे इन तीनों के टर्म में, और उसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है? देखिए मतलब वी हैव, अब क्या हुआ कि भाई F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन लिखिए, मास का डायमेंशन लिखिए, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखिए, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। फोर्स का डायमेंशन देखिए, फोर्स ही रहने देते हैं, 7 फंडा, ये आपको दिया हुआ है कि फंडामेंटल है, आप इसको मान सकते हैं। मास को एम ही रहने देते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन अब LT-2। क्लियर है? चलिए ये सब देखिए, अब ये बेसिक सब पता होना चाहिए, और सब कैसे हम लोग याद रखते हैं वो सारा इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 के सॉल्यूशन में, कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर से अब देखिए ये आपका हो गया T-2 है। देखिए अब यहाँ से ये F हो गया, इधर हो गया MLT-2, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इतना यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए T-2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/ml, इसलिए T-2 हो गया, तो T-1 का ये इधर स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू F/ml हो गया, इसलिए T-1 इक्वल्स टू कितना हो गया, √F/ml। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब ये T-1 का वैल्यू इतना हम F, M और L के टर्म में यहाँ पे रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसीलिए मेरा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, L इंटू T⁻⁻1 की जगह पे इतना हम रख सकते हैं, तो ये हो गया √F/ml। क्लियर है? चलिए यहाँ से ध्यान दिया, √L नीचे में है, एक L ऊपर में है, तो ये हो गया √L डिवाइडेड बाई M, ये हो जाएगा इसका F का पावर हाफ, L का पावर हाफ, और M का पावर नीचे में हाफ है, ऊपर जाएगा -हाफ। दिस इज योर आंसर। वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग अब लिख चुके हैं F, L और M के टर्म में, इसी के टर्म में लिखना था, चूँकि यही इसी को कहा ही गया था कि आप फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए, तो मतलब इसके टर्म में लिखना था। क्लियर है? अब देखिए दूसरा मेथड स्टूडेंट, सेकेंड मेथड, ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है इसको पहले समझिए। अभी देखिए, अभी इस मेथड में क्या हो रहा है, ये जो मेथड अभी तक आपको हम बताएं, क्वेश्चन क्या है, ये कंसेप्ट क्या है कि भाई आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको यही 2 या 3 या 4 आपको इसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है, और तब किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना होता है, मतलब उसके टर्म में लिखना होता है। अब उसके टर्म में लिखने के लिए क्या होता है कि आपको 1, 2 या 3 ज़्यादा रिलेशन एक तो पहले याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखें भाई वेलोसिटी का इतना लिख दिए, तो फिर अब सोचें कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज अब करें ताकि फिर अब ये टाइम को हम इसके टर्म में हम कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो देखिए अगर बहुत बेसिक
आपके पास अगर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दे दिया गया है निकालने के लिए, जैसे वेलोसिटी का मान ले दे दिया गया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा भी टिपिकल एग्जांपल दे दिया जाए तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा एक तो स्टेप्स इन्वॉल्व होगा, आपको ज़्यादा सोचना होगा कि अब इस टर्म को हटाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। बार बार एक तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए, एक यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हुआ, दूसरा फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लाइक दिस, ठीक है। तो आपको बार बार एक तो रिकॉल करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है, ये परेशानी है। और देयर आफ्टर उसको आगे पीछे करके उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सेट करना होगा, जैसा कि आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अब जो मेथड आपको हम बता रहे हैं वो पर्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ही है, और कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं, मतलब गलती होने की कहीं गुंजाइश नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि अब कौन सा फॉर्मूला लगा है, जगह जगह, क्लियर है। समझिएगा, ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि भाई तीन ये इस फिजिकल क्वांटिटी जो दिया गया, फोर्स, मास और लेंथ, इसे कहा गया है कि भाई आप इसी को मानिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का आप डायमेंशन लिखा। समझिएगा, इसका मतलब ये है कि हम वेलोसिटी को मान सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है सम पावर ऑफ फोर्स का सम पावर x, मास का सम पावर y और लेंथ का सम पावर z। ये हम कैसे लिखें ये समझना है। देखिए यहीं पर इस एग्जांपल से फिर समझिए, फोर्स का डायमेंशन है ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसके टर्म में, ठीक है। इसका मतलब फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके टर्म में, तो वेलोसिटी को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स, मास और लेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और सबका सम पावर भी होता है, जैसे मास का पावर 1 है, एल का पावर 1 है, टी का पावर -2 है। यहाँ पर तो पावर नहीं है, तो सब पावर मान लेते हैं कि सर्टेन पावर होगा विद सर्टेन पावर, क्लियर है, एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं। अब यहाँ से समझिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है के, क्लियर है। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, हम डायमेंशन ले लेते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों को निकालना है। ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का डायमेंशन x, मास का डायमेंशन y, लेंथ का डायमेंशन z, क्लियर है। इतना आपको बढ़ जाना है इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है समझिए, इसके बाद क्या करना है, अब जो भी जो आपका फिजिकल क्वांटिटी आया, सबका जो बेसिक जो डायमेंशन है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का टर्म में हम जो डायमेंशन सबका लिखते हैं वो सबका लिख देंगे, वो सबका लिख देंगे। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, LT -1, LT -1, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT -2 का पावर x। ये मास तो मास है, 1 ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ तो लेंथ है, तो एल का पावर z हो गया, क्लियर है। चलिए इधर देखिए, इधर मास का तो कोई पावर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं मास का पावर 0 है, LT -1। अब देखिए इधर ये सब का पावर x हो जाएगा, m का पावर x, l का पावर x, t का पावर -2x, समझ रहे हैं। इसी तरह तो एक एक करके अब देखिए, m का पावर यहाँ पर x है और यहाँ पे m का पावर क्या है, y है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब फाइनली m का पावर क्या हो जाएगा, x + y, यहाँ का पावर x, यहाँ का पावर y ऐड हो जाएगा। अब l का पावर देखते हैं, l का पावर यहाँ पर x है, यहाँ पर l का पावर z है, तो ये हो जाएगा l का पावर x + z, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए t का पावर -2x है, और तो t का टर्म ही नहीं है, तो t का पावर -2x, क्लियर है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे। भाई ये टोटल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब ये बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो मास का पावर इधर होगा वही मास का पावर इधर होना चाहिए, जो लेंथ का पावर इधर है वही लेंथ का पावर इधर होना चाहिए, क्लियर है। तो सब पावर को इक्वेट करेंगे। सो यहाँ से पावर इक्वेट करने के बाद हम लिख सकते हैं, इधर मास का पावर 0, इधर x + y है, मतलब 0 = x + y। इधर लेंथ का पावर 1 है, इधर लेंथ का पावर क्या है, x + z, तो x + z है। इधर t का पावर -1 है, इधर t का पावर -2x है, -2x, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से बहुत आसानी से सबका वैल्यू निकल जाएगा। इस रिलेशन से x = क्या होगा, हाफ हो जाएगा, x = हाफ। x का वैल्यू हाफ यहाँ पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू -½ अब यहाँ पे x का वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो z का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, मतलब हाफ। सबका वैल्यू निकल गया। जब सबका वैल्यू निकल गया तो अब ध्यान दीजिए। सो अब यहाँ से ये देखिए, मान लिया ये रिलेशन जो है इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, तो शो बाई वन पहले वाले रिलेशन से वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स का सम पावर x, मास का सम पावर y, l का पावर z, यही ना था, l का पावर z। तो अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का पावर क्या हो गया, x के जगह पे हाफ, मास का पावर y का वैल्यू -½
और एल का पावर जेड, जेड का भी वैल्यू हाफ आया, मतलब यहाँ से क्या हो गया एफ का पावर हाफ, एम का पावर माइनस हाफ और एल का पावर हाफ। दिस इज योर आंसर। वेलोसिटी का डायमेंशन, फोर्स, मास और लेंथ का टर्म में। क्लियर है? जिसका टर्म में निकालना है, अगेन आई रिपीट, जनरल प्रोसेस क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा विद सम पावर ऑफ दोज। ठीक है, सबका सम पावर एक्स वाई जेड मान लीजिए। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, डायमेंशन लिए, ये के का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका बेसिक डायमेंशन लिख देंगे, बेसिक डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में लिख देंगे। सबका पावर इक्वेट करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा, सीधे एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट किए, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट कह रहा है, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h बी चूजन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द सिस्टम। ओके स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन में आपको किसको किसको मानने के लिए कह रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला है वेलोसिटी ऑफ लाइट c, दूसरा कह रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और तीसरा कह रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट h। इन तीनों को आपको कहा जा रहा है कि आप इसको अब मानिए कि भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तब आपको निकालना है मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन निकालना है। मास, लेंथ और टाइम का एक एक करके देखते हैं। अभी पहले वाले पार्ट में हम लोग मास का डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। चलिए मास का डायमेंशन निकालना है। अब चूंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि यही तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब ये मास जो है, मान लिया मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मास क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा सम पावर ऑफ, सबका सम पावर, मान लिया जो स्पीड ऑफ लाइट उसका पावर x मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का पावर y और प्लैंक्स कांस्टेंट h का सम पावर z मान लेते हैं। पक्का बात है, इसके फॉर्म में इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर बात है? चलिए अब यहाँ से, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा k, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, c का पावर x, g का पावर y, h का पावर z, एकदम बिल्कुल इतना करते चलेंगे। अब क्या करेंगे, सबका डायमेंशन हम लोग ले लेंगे, तो मास का डायमेंशन ध्यान दीजिएगा, मास का डायमेंशन m हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये तो k तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। c स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट है, स्पीड है मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1 का पावर x। अब देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, आपको हम बता दें, क्वेश्चन नंबर ही बताते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, इसके पहले वाली वीडियो में निकाले थे, और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्वेश्चन नंबर 1 में ही निकाले थे, तो जो कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं। g का डायमेंशन क्या है, m का पावर -1, m का पावर -1 LQ-T-2, LQ-T-2 का पावर y हो गया। ठीक है, और h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ML2T-1, ML2T-1 का पावर z। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इधर है m और इधर सबका पावर अब ऐड करते हैं। सबसे पहले मास का ही लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एक यहाँ पे मास है m का पावर -1 का पावर y, मतलब m का पावर -y है यहाँ पे, और यहाँ पे m का पावर z है, मतलब m का पावर हो गया -y प्लस z, -y प्लस z हो गया। चलिए अब l का पावर, यहाँ पे देखिए l का पावर x है, यहाँ पे l का पावर है 3y, l का पावर 3y, यहाँ पे l का पावर है 2z, सबका पावर ऐड हो जाएगा चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। l का पावर हो गया यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 3y और यहाँ पे 2z प्लस 2z। ठीक है, MLT, अब t बच गया, तो t का पावर यहाँ पे देखिए -x है, यहाँ पे -2y है, यहाँ पे -z है, सब ऐड कीजिए, यहाँ पे -x, यहाँ पे -2y और यहाँ पे -z। क्लियर है? चलिए अब इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द पावर्स, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटिंग द पावर्स। ठीक है, अब यहाँ पे m सिर्फ ओनली m का टर्म है, मास है, तो m का पावर तो 1 हो गया, ये तो क्लियर है। तो इधर m का पावर 1, इधर m का पावर -y प्लस z, इसका मतलब 1 = -y प्लस z। ये पहला रिलेशन निकला। क्लियर है? चलिए दूसरा रिलेशन, ये पहला रिलेशन निकला। चलिए दूसरा रिलेशन, इधर देखिए, इधर l और t का तो टर्म ही नहीं है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना, m का पावर, m तो ऐसे ही छोड़ दें, और l का पावर 0, t का पावर 0, इधर इसको लिख सकते हैं। मतलब इस साइड में l का पावर 0 है, l का पावर 0 है, तो ये बराबर होगा 0 = दिस, इधर l का जो पावर है x प्लस 3y प्लस 2z, ये इक्वेशन 2 हो गया स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए अब इधर अगेन t का पावर इधर भी 0 है, t का पावर 0 है, और इधर t का पावर कितना है, इतना, तो दोनों बराबर होगा -x -2y -z। तो ये 3 इक्वेशन मिल गया, जाहिर सा बात है वैल्यू निकलेगा। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है x y z, इन तीनों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। देखते हैं स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं तीनों का वैल्यू जो है एक्स वाई जेड का वैल्यू, अब ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ओनली मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा तीनों का वैल्यू इतना निकल जाता है। जब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया है तो आप यहाँ से देखिए मास का डायमेंशन हम कितना लिख सकते हैं। मास का डायमेंशन के का तो कोई डायमेंशन नहीं है, सी का सर्टेन पावर एक्स था, जी का सर्टेन पावर वाई और एच का सर्टेन पावर जेड था, सबका वैल्यू निकल गया है। तो सी का पावर एक्स कितना हो गया, हाफ हो गया, जी का पावर कितना हो गया, जी का पावर वाई मतलब माइनस हाफ हो गया, और एच का पावर जेड मतलब हाफ हो गया। मतलब फाइनली आपका कितना हो गया, सी का पावर हाफ, जी का पावर माइनस हाफ, एच का पावर हाफ। मतलब मास का डायमेंशन हम लोग सी, जी और एच के टर्म में निकाल चुके हैं, चूंकि यही दिया हुआ था कि मानना है इसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में आगे आपको और भी कह रहा था, क्वेश्चन का और भी पार्ट है कि उसी तरह जैसे आप मास का निकाले उसी तरह लेंथ और टाइम का निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, अब लेंथ का निकालना है तो आप मानिए कि लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ सी, जी, एच, ठीक है। सारा इधर तो आपका सारा सेम ही रहेगा, ये सारा इधर सेम रहेगा, बहुत आसानी से आप निकाल लीजिएगा। इधर क्या होगा, अभी यहाँ पे मास का पावर 1 है, बाकी का पावर 0 है, लेंथ के टर्म में लेंथ का पावर 1 रहेगा, बाकी का पावर 0 रहेगा। उस हिसाब से कुछ अलग इक्वेशन आएगा, मतलब एक्स वाई जेड का कुछ अलग वैल्यू आएगा, वैल्यू निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए। उसी तरह टाइम का। क्लियर है स्टूडेंट?